नमस्कार, मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं विद्यावाहिनी। देखिए, इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया था कि संख्याएं जो होती हैं तीन प्रकार की होती हैं: वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्या और समृद्ध संख्याएं। हमने बताया था केवल वास्तविक संख्याएं आपके सिलेबस में है। वास्तविक संख्याओं को भी हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, पहला है परिमेय, दूसरा है अपरिमेय। परिमेय में भी सारी संख्याएं आ जाती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय में वे सारी संख्याएं आ जाती हैं जिन्हें हम p/q या भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इन्हीं संख्याओं को हम अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं भी बोलते हैं। अब हम परिमेय संख्याओं को दो कैटेगरी में बांटे थे, पहला पूर्णांक, दूसरा अपूर्णांक। अब अपूर्णांक को ही हम दशमलव संख्या बोलते हैं। अब ये जो अपूर्णांक दशमलव संख्या, ये भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, पहला है आवर्ती, दूसरा है अनावर्ती। ये वाली जो दशमलव संख्या है ये भी अनावर्ती है, और ये वाली दशमलव संख्या आवर्ती अनावर्ती दोनों प्रकार की होती है। लेकिन ये वाली जो है ये शांत टाइप की है, मतलब ये टर्मिनेटिंग है, और ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इसकी चर्चा हम अलग से आपको करेंगे, एक अलग चैप्टर बनाएंगे, इसका एक अलग वीडियो बनाएंगे, वहाँ पर हम दशमलव संख्याओं के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। बस इसके बाद वही वीडियो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक को हमने 5 कैटेगरी में बांटा था: पॉजिटिव पूर्णांक, नेगेटिव पूर्णांक, जीरो पूर्णांक, नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव पूर्णांक है इसको भी हमने 4 कैटेगरी में बांटा था, पहला है भाज्य, अभाज्य, सम, विषम। अब हम देखते हैं इन पर आधारित छोटे छोटे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। जैसे सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है। इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याओं में वे सभी संख्याएं आ जाती हैं जिनको हम संख्या रेखा पर लिख सकते हैं। और संख्या रेखा पर दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याओं की हम कल्पना कर सकते हैं, सभी को हम संख्या रेखा पर लिख सकते हैं। केवल ऐसी संख्याओं को संख्या रेखा पर नहीं लिख सकते हैं जिनके रूट के अंदर माइनस साइन आता है, जैसे -1। अब -1 को हम संख्या रेखा पर नहीं लिख सकते, इसलिए इसको हम अगर रूट से बाहर ले आएंगे तो ये एक आयोटा हो जाता है। अब यही आयोटा जो होता है इमेजिनरी का ये साइन होता है, आई फॉर इमेजिनरी, इसलिए हम इसको आयोटा बोलते हैं। इसलिए जो रूट के अंदर माइनस साइन आ जाता है वही संख्याएं जो होती है वही काल्पनिक संख्याएं होती हैं। इन्हीं संख्याओं को हम संख्या रेखा पर नहीं लिख सकते। अब इन संख्याओं को छोड़ करके सारी की सारी संख्याएं जो होती हैं वास्तविक संख्याएं होती हैं। वो चाहे सम संख्याएं हो, चाहे विषम हो, चाहे भाज्य हो, चाहे अभाज्य हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे परिमेय हो, चाहे अपरिमेय हो, चाहे कुछ भी हो, वो सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं, सबको हम संख्या रेखा पर लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं परिमेय संख्याओं से कौन कौन सी क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, परिमेय संख्याओं में जो हर है, परिमेय संख्याएं हमेशा p/q के रूप में होती हैं, और q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन पाई होता है। पाई, अगर पाई का जो हम एक्चुअल मान निकालते हैं वो आता है 3.14325, ये ऐसे आता जाता है, अनंत काल तक आता है। लेकिन आप जानते हैं पाई को 22/7 भी लिखा जाता है। अब अगर पूछेगा पाई क्या है, पाई क्या है, तो पाई ये एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय का मतलब अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। आप देख रहे हैं यहाँ पर दशमलव आ रहा है, और ये अशांत है मतलब ये रुक नहीं रहा है, अनावर्ती है मतलब ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसी को बोलते हैं अशांत अनावर्ती। अर्थात पाई जो होता है ये एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन जब पाई 22/7 के रूप में आएगा तब ये क्या हो जाएगा, परिमेय, क्योंकि इसे हम 22/7 क्या है, ये p/q के रूप में लिखा गया है, जहाँ पर p का मान 22 है, q का मान 7 है। अब सारे के सारे हमने बताया आपको पूर्णांक, सारे के सारे पूर्णांक भी परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे अगर हम 1 की बात करें, 1 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 1 को 1/1 लिख सकते हैं। अब 1/1 क्या हो गया, p/q। अब 2 क्या है, 2 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1। अब ये भी p/q के रूप में लिख दिया गया। 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1, ये भी p/q के रूप में हो गया। ऐसे ही हम नीचे हर में अगर हम 1 लिखते हैं तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। इसलिए सारे के सारे पूर्णांक क्या हो जाते हैं, परिमेय संख्याएं हो जाते हैं। और आप जानते हैं जो पॉजिटिव परिमेय संख्याएं हैं, जो धनात्मक परिमेय संख्या है, इन्हीं को हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। इसकी शुरुआत 1 से होती है, अर्थात सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या उसको हम नहीं बता सकते, वो अनंत है, क्योंकि 1 भी प्राकृतिक संख्या है, 2 भी है, 3 भी है, ऐसे ही अनंत तक चला जाएगा। इसका मतलब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। ऐसे ही पूर्ण संख्याएं, आप जानते हैं पूर्ण संख्याएं जो कि नॉन निगेटिव पूर्णांक होते हैं। पूर्ण संख्याओं की शुरुआत 0 से होती है,
अर्थात सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, अनंत। आप देख रहे हैं पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, 0, 1, 2, 3, ऐसे भी अनंत तक जाएगा। इसका मतलब सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। हम मतलब बता ही नहीं सकते, अनंत को हम अपरिभाषित बोलते हैं, अर्थात इसकी हम परिभाषा इसको हम नहीं बता सकते कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं को हम नेचुरल लिखते हैं, इसको n से दिखा रहे हैं, पूर्ण संख्याओं को हम w, इसको क्योंकि होल नंबर बोलते हैं। आप देख रहे हैं प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3 से शुरू होती हैं और जो पूर्ण संख्याएं हैं 0 से शुरू हो रही हैं। इसका मतलब पूर्ण संख्याओं के अंदर भी ये आप देख रहे हैं प्राकृतिक संख्याएं हैं, केवल यहाँ पर 0 जो है एक्स्ट्रा आ जा रहा है, मतलब 0 फाजिल आ जा रहा है। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लें तो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या। इसका मतलब ये है कि सारी की सारी पूर्ण संख्याएं जो हैं वो प्राकृतिक संख्याएं नहीं हैं, क्योंकि उसमें 0 भी आ जाता है, लेकिन सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो पूर्ण संख्याएं भी हैं। अब आप देख रहे हैं प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, अब क्या ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि 1 जो है यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। इसका मतलब 0 केवल एक ऐसी संख्या है जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसका मतलब सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। देखिए सम संख्याएं पहचानने का हमने एक तरीका बताया था। अगर लास्ट में आपको 0, 2, 4, 6, 8 ये अगर संख्या मिल रही तो वो संख्या क्या हो जाएगी, सम संख्या होगी, क्योंकि वे सारी संख्याएं 2 से कट जाएंगे। अब बात आती है सबसे छोटी सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या क्या है, हमने आपको बताया था ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए वो क्या है, सम संख्या है। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है, देखिए 0, अगर आप 0 में 2 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि 0 बार जाएगा शेषफल 0 आएगा। अर्थात अब 0 से छोटी जो है वो तो निगेटिव में हो जाएगी। देखिए जब सम संख्याओं की बात होती है तो हम केवल पॉजिटिव को कैलकुलेट करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी सम संख्या क्या है तो आप 0 बताएंगे, मतलब सबसे छोटी सम संख्या 0। अब 0 के बाद एक आता है, लेकिन अगर हम 1 में 2 से भाग लगाएंगे, अगर 1 में हम 2 से भाग लगाएंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा, 0 आएगा 1, मतलब ये पूरी तरह से नहीं कटा। इसका मतलब 1 जो है ये सम संख्या नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 1 है। लास्ट में हमने क्या बताया था, 1 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब सबसे छोटी सम संख्या 0, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, ऐसे ये अनंत काल तक आता जाएगा। इसका मतलब सबसे छोटी सम संख्या 0 है और सबसे बड़ी सम संख्या हम नहीं बता सकते। अब आइए देखते हैं विषम संख्या। ऐसे ही सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, देखिए हर दो क्रमागत सम संख्याओं के बीच में एक विषम संख्या जरूर होगी। आप देख रहे हैं क्रमागत सम संख्या क्या होती है, क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली। इसका मतलब 0 और 2 के बीच में एक विषम संख्या जरूर होगी। अब वो 0 और 2 के बीच में क्या है, 1 है। अब 2 और 4 के बीच में एक विषम संख्या जरूर होगी। 2 और 4 के बीच में क्या आता है, 3। इसका मतलब सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो गई, 1, उसके बाद 3, उसके बाद क्या आएगा, 5, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे ये भी अनंत काल तक आता जाएगा। इसका मतलब सबसे छोटी जो विषम संख्या है वो क्या है, 1 है, और सबसे बड़ी विषम संख्या वो बहुत अनंत हो जाएगी, उसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते। बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी। अब आप अगर गौर से देखेंगे तो 1, 3, 5, 7 इसमें गैपिंग कितने का है, 1 और 3 के बीच में कितने का अंतर है, आप देख रहे हैं 2 का अंतर है। 3 और 5 के बीच में 2 का अंतर है। 7 और 5 के बीच में 2 का अंतर है। इसका मतलब 2 क्रमागत सम संख्या या 2 क्रमागत विषम संख्याओं के बीच में हमेशा 2 का अंतर होता है। अब ये देख रहे हैं आप, लिखा गया है ऊपर क्रमागत सम संख्या है। 0 और 2 के बीच में कितने का गैपिंग है, 2 का। 2 और 4 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का। 4 और 6 के बीच में 2 का। इसका मतलब 2 क्रमागत सम संख्याएं हों या 2 क्रमागत विषम संख्याएं हों, इसके बीच में हमेशा 2 का अंतर रहता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सार्वांतर। अभी जब हम आपको समांतर श्रेणी पढ़ाएंगे तो उसमें सार्वांतर शब्द आएगा, इसको हम डी से दिखाते हैं। वो बात ही बातें हैं, वहाँ जब हम आपको बताएंगे श्रेणी तब वहाँ पर आपको बताएंगे, लेकिन अभी के लिए जान लीजिए जो अंतर होता है हमेशा 2 का होता है। अब आइए देखते हैं भाज्य संख्याओं से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले आपको मैंने बताया था भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके कम से कम 2 गुणनखंड संभव हों। अब गुणनखंड क्या चीज़ होता है, हमने आपको बताया था गुणनखंड निकालने का हमने आपको तरीका बताया था। जैसे आपको अगर 32 का गुणनखंड निकालना है, सबसे पहले 2 से भाग दिया जाता है। 2 से आप भाग देंगे तो 16 आता है, फिर 2 से भाग देंगे तो 8 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 4 आएगा, फिर 2, फिर 2। यहाँ ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक नीचे 1 ना आ जाए।
अब ये क्या है, ये सारी की सारी क्या जो इधर वाली संख्याएं होती हैं वही अभाज्य गुणनखंड होती हैं। यही गुणनखंड निकालने की विस्तृत चर्चा हम आपको जब पढ़ाएंगे एलसीएम और एचसीएफ, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि किसी भी संख्या का गुणनखंड हम विदिन 2 से 4 सेकंड के अंदर कैसे निकाल सकते हैं। आज हम पॉइंट पे आते हैं भाज्य संख्याओं पर। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। अगर हम सबसे छोटी संख्या की बात करें, देखिए यहाँ पर हम निगेटिव संख्याओं की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि निगेटिव संख्याओं, अगर जनरली हम केवल पॉजिटिव संख्याओं की चर्चा करते हैं, निगेटिव संख्याओं की को हम छोड़ देते हैं, वहाँ इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो पॉजिटिव संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 0। अब देखते हैं 0 क्या भाज्य संख्या है या नहीं। अगर 0 भाज्य संख्या होगी तो सबसे छोटी भाज्य संख्या वही हो जाएगी। देखिए 0 भाज्य संख्या होने के लिए कम से कम 0 के 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, तभी वो भाज्य संख्याओं की कैटेगरी में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब जो गुणनखंड होता है वो दी गई संख्या से हमेशा या तो उसके बराबर होगा या तो उससे छोटा होगा। जैसे अगर हमें 10 का गुणनखंड निकालना है तो इसका पहला गुणनखंड 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। अब 10 से बड़ा गुणनखंड इसका नहीं हो सकता है। जैसे अगर हम इसका कहें 15 भी एक गुणनखंड है तो ये नहीं हो सकता। गुणनखंड हमेशा इससे छोटा होगा, क्योंकि यह इसका ही एक खंड होता है, इसका ही एक टुकड़ा होता है। इसका मतलब गुणनखंड जो होता है कभी भी दी गई संख्या से बड़ा नहीं हो सकता है। इसका मतलब जो 0 है, इसका जो गुणनखंड होगा यह केवल 0 होगा। अब 1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 1 जो है 0 से बड़ा हो जाएगा। चूंकि इसका केवल एक गुणनखंड है इसलिए ये भाज्य संख्या नहीं है। अब 0 के आगे बढ़ते हैं 1। अब 1 ये भी अगर भाज्य होगा तो इसका मतलब इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे। 2 से ज़्यादा का मतलब इसका पहला गुणनखंड 1, अब अगर दूसरा गुणनखंड लेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये भी जो है भाज्य संख्या नहीं है। अब अगर हम 2 को देखें, 2 तो इसके भी 2 से ज़्यादा गुणनखंड होने चाहिए। पहला गुणनखंड 1, दूसरा गुणनखंड 2। अब अगर हम इससे आगे वाला गुणनखंड निकालना चाहेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। इसलिए 0, 1, 2 ये तो भाज्य संख्या नहीं है। अब अगर हम 3 की बात करें, 3 का पहला गुणनखंड 1, दूसरा गुणनखंड 3। अब 2 इसका एक गुणनखंड नहीं है, क्योंकि गुणनखंड का मतलब देखिए, एक जो गुणनखंड होता है वो दी गई संख्या को पूरी तरह से काट देता है। जैसे 1 10 को पूरी तरह से काट देगा, 2 10 को पूरी तरह से काट देगा, 5 10 को पूरी तरह से काट देगा, 10 10 को पूरी तरह से काट देगा, 3 3 को पूरी तरह से काट देगा, 1 3 को पूरी तरह से काट देगा। अगर हम जबरदस्ती कहें इसका 2 भी एक गुणनखंड है, तो जब आप 2 में 3 से भाग लगाएंगे तो ये पूरी तरह से नहीं कटेगा, बल्कि एक शेषफल आ जाएगा। इसलिए 2 जो है इसका एक गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब जो पहली 3 संख्याएं हैं 0 1 2 3, मतलब 0 1 2 3, ये संख्या क्या है, ये भाज्य संख्या नहीं है। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है 4। अब 4 के अगर हम गुणनखंड निकालेंगे तो पहला 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 4। अब इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ गए, इसलिए पहली जो भाज्य संख्या हमें मिली वो क्या मिली, 4। इसका मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4। अब 4 से अगर हम आगे बढ़ेंगे, भाज्य संख्या का मतलब जो किसी न किसी संख्या से कट जाए। स्वयं और 1 के अलावा इन 2 संख्याओं को छोड़कर अगर किसी तीसरी संख्या से वो संख्या कट रही है तो संख्या भाज्य संख्या होगी। अब देख रहे हैं 1 और 4 के अलावा ये संख्या 2 से कट रही है, इसलिए 4 क्या है, भाज्य संख्या है। अब 4 के अगर हम आगे बढ़ेंगे, अब देखिए, अब हमें मिल गया सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4। अब उसके आगे 6, उसके आगे 8, उसके आगे 10, उसके आगे 12, उसके आगे अब देखिए 9, इसके बीच में 9 बच रहा है। 9 भी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 9 का जो गुणनखंड होता है 1 होता है, 3 होता है और 9 होता है। 9 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा। इसका मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, 6, 8, 9, 10, 12, ऐसे ये भी अनंत काल तक चला जाएगा। मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे बड़ी भाज्य संख्या की हम गणना नहीं कर सकते। अब आइए देखते हैं अभाज्य संख्याओं पर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। हमने आपको बताया था अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड संभव हों। देखिए 0 और 1, इन 2 संख्याओं का केवल एक गुणनखंड है, इसलिए ये संख्या क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। इसके केवल एक गुणनखंड है, 0 का केवल 0, 1 का केवल 1, इसलिए ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब 0 न तो भाज्य है ना अभाज्य है, 1 न तो भाज्य है ना अभाज्य है। अब आगे क्या है, अब 0 और 1 के अलावा 0 और 1 के आगे क्या आता है, 2 आता है, उसके बाद 3 आता है, उसके बाद
4 तो हमने आपको बताया था 4 क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है, इसलिए 4 अभाज्य में आएगा नहीं। 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब आप देख रहे हैं 2 का केवल 2 गुणनखंड है, पहला 1 दूसरा 2। 3 के केवल 2 गुणनखंड है, 1, 3। 5 केवल 2 संख्याओं से कटेगा, 1 और 5 से। 7 भी केवल 1 और 7 से कटेगा। 11 भी केवल 1 और 11 से कटता है। 13 भी केवल 1 और 13 से कटता है। इसके अलावा ये सारी संख्याएं किसी तीसरी संख्या से नहीं कटेंगी। इसका मतलब इसका केवल इन संख्याओं के केवल और केवल 2 गुणनखंड हैं, पहला तो 1 और दूसरा स्वयं वह संख्या। अब आप देख रहे होंगे सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या क्या है, वो क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या की हम गणना नहीं कर सकते क्योंकि वो अनंत होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 2 क्या है? अभाज्य होते हुए भी एक सम संख्या है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? सम। हमने आपको बताया था अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आएगा तो क्या होगा? सम संख्या। तो आप देख रहे हैं 2 क्या है? सम संख्या है, और ये क्या है? अभाज्य है। तो 2 जो है, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन के आता है कि वह कौन सी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। तो इसका सही आंसर क्या है? 2। 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सारी की सारी संख्याएं विषम हैं, क्योंकि अगर सम संख्या हो जाएगी तो 2 से तो जरूर कटेगी, क्योंकि सम संख्याओं की परिभाषा ही यही है, अगर सम संख्या होगी तो 2 से जरूर कटेगी। इसका मतलब अगर 2 से कट गई तो नहीं, अभाज्य संख्याओं की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा, क्योंकि अगर कट गया तो क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। तो 2 जो है एकमात्र ऐसी संख्या है, 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर हम 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखें, 1 से 10 तक की संख्याएं लिखें, तो उसमें कितनी ऐसी संख्याएं आएंगी जो कि अभाज्य होंगी। 1 से 20 तक की कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो कि अभाज्य हैं। ऐसे 1 से 100 तक कितनी संख्याएं होती हैं जो कि अभाज्य होती हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आइए हम देख लेते हैं। अगर हम 1 से 10 तक की संख्याएं लिखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इसमें आप देखेंगे ये तो न भाज्य है न अभाज्य। तो ये पहली अभाज्य संख्या, दूसरी अभाज्य संख्या, तीसरी अभाज्य संख्या और चौथी अभाज्य संख्या। इसके अलावा जो संख्याएं बच रही हैं वो सारी संख्याएं क्या है? भाज्य है। इसका मतलब 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 4। ऐसे ही जब आप निकालेंगे 1 से 20 तक तो आपको मिलेंगे 8 अभाज्य संख्याएं। ऐसे ही 1 से 50 तक 15, 1 से 100 तक 25, 1 से 200 तक 46 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और हम आपको एक गृह कार्य समझ लीजिए, चाहे कुछ भी समझ लीजिए, आपको निकालना है 1 से 1000 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। इसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए, इसके अलावा 2 टाइप की संख्याएं और बच रही हैं। पहला है सह अभाज्य संख्याएं, जिसे हम को प्राइम नंबर बोलते हैं, और दूसरा है ट्विन संख्याएं, जिसे हम जुड़वा अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। देखिए, इसको अच्छे से समझने के लिए हमें एलसीएम आना चाहिए। इसको हम एलसीएम पढ़ाने के बाद आपको बताएंगे, क्योंकि जो सहअभाज्य संख्याएं होंगी, जो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं वो दो ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका एलसीएम हमेशा 1 होता है। अगर 2 ऐसी संख्याओं का एलसीएम जो है 1 आ जाए तो क्या हो जाएगी? सहअभाज्य संख्या। और जो जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं, ऐसी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा होता है जिनके बीच अंतर हमेशा 2 का होता है। जैसे अगर आप देखेंगे 3 और 5 अभाज्य संख्याएं हैं, 3 और 5, इनके बीच अंतर क्या है? 2। 5 और 7 अभाज्य संख्या, इसके बीच अंतर क्या है? 2। 7 और 11 अभाज्य संख्या, इसके बीच अंतर क्या है? 2। उसी तरह से 11 और 13 अभाज्य संख्या, अंतर क्या है? 2। अब ये अगर अंतर 2 का है और अभाज्य संख्या है तो क्या हो जाएंगी? जुड़वा अभाज्य संख्याएं। और मैंने क्या बताया, जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका एलसीएम क्या होता है? 1 होता है। देखिए, अभाज्य जा रहा है इसलिए अभाज्य होना चाहिए। 2 ऐसी अभाज्य संख्या जिनका एलसीएम हमेशा 1 हो, जैसे 3 और 5 अभाज्य संख्या है और आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। सॉरी दोस्तों, एलसीएम की जगह एचसीएफ, अर्थात जिनका एचसीएफ 1 हो। एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक। 2 ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका एलसीएम नहीं, महत्तम समापवर्तक एचसीएफ 1 हो, ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम एक अलग टॉपिक बताते हैं जो कि संख्याओं का ही भाग है। देखिए, योगात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक और योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। इसको आप लगभग हमें लगता है 5 या 6वीं वाले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, 5वीं या 6वीं क्लास में। देखिए, योगात्मक तत्समक जब होता है, तत्समक का मतलब क्या होता है? तत्समक एक यूनिट होता है।
अब योगात्मक का मतलब योग होता है, योग का मतलब जोड़, अर्थात योगात्मक तत्समक एक ऐसी संख्या होती है जिसको हम किसी भी संख्या में जोड़ें अथवा घटा दें, जिसको हम किसी भी संख्या में जोड़ दें अथवा घटा दें तो उस संख्या के मान में कोई भी परिवर्तन ना हो। जैसे तो इसका मतलब योगात्मक तत्समक क्या हो गया, जीरो। अगर आप जीरो को किसी भी संख्या में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आए। जैसे अगर हम आपसे पूछें, अगर आप 5 में जीरो जोड़ते हैं तो क्या आता है, 5 ही आता है। 5 में से अगर आप जीरो घटाते हैं तब भी 5 आएगा। इसके मतलब 5 के मान में कोई भी अंतर नहीं आया। इसका मतलब क्या है, जीरो क्या है, जीरो को ही योगात्मक तत्समक बोला जाता है। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है कि योगात्मक तत्समक क्या है, तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा जीरो। उसी तरह से गुणात्मक तत्समक 1 होता है, क्योंकि गुणात्मक आ रहा है, गुणात्मक का मतलब गुणा होता है, मतलब गुणात्मक तत्समक वह संख्या होती है जिसे हम किसी भी संख्या में गुणा कर दें, जिसे हम किसी भी संख्या में गुणा करें अथवा भाग दे दें तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन ना आए। जैसे अगर 5 में आप 1 से गुणा करेंगे तब भी क्या आएगा, 5। अगर 5 में 1 से भाग लगाएंगे तब भी क्या आएगा, 5। इसका मतलब क्या होगा, एक जो है प्रश्न सीधे सीधे पूछा जाता है कि जो गुणात्मक तत्समक कौन सी संख्या होती है, तो आपको देना है 1। योगात्मक तत्समक 0 और गुणात्मक तत्समक 1।